हेलो फ्रेंड्स, हमने मैटर का टॉपिक जो स्टार्ट किया था उसका हाफ पार्ट फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं और बाकी का हाफ पार्ट अब हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। हम यहाँ पर एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे। साथ में हम एलिमेंट्स के डिफरेंट पार्ट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, कंपाउंड्स के डिफरेंट पार्ट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में भी स्टडी करेंगे। Let's element. Now we will study about element. Element के लिए कई डेफिनेशंस दी गई। जो आज की वैलिड डेफिनेशन है उसको मैं आपको समझाऊंगी। हम ऑल डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे। वैसे पुराने टाइम में जो डेफिनेशन दी गई थी उसमें सिंपल ये कहा गया था कि एलिमेंट वो कंपाउंड होते हैं जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जिनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता और छोटे कंपाउंड्स के अंदर बाय एनी केमिकल और फिजिकल मेथड। बट वो डेफिनेशन फेल हो चुकी है आज के टाइम में। जो आज की वैलिड डेफिनेशन है हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हैं। इस पीरियोडिक टेबल में कुछ सिंबल्स आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, जैसे HE, LI, BE, BC, NO, इस तरीके के सिंबल लिखे गए। ये सिंबल एलिमेंट्स के लिए लिखे जाते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में जो हमने सिंबल रिप्रेजेंट किए हैं ये एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंट किए हैं। यानी कि एलिमेंट्स, जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है आपका। हाइड्रोजन एक एलिमेंट क्यों है? क्योंकि एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन के पार्टिकल्स का ही बना हुआ है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं आयरन की। आयरन के अगर एक टुकड़े को उठाकर देखेंगे आप तो आयरन का एक टुकड़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स का ही बना हुआ है। इसलिए आयरन को हमने क्या माना है? एलिमेंट माना है। लेकिन यहाँ पर जो ये एलिमेंट लिखे गए हैं ये कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर पाते हैं, यानी कि उनका सिंगल एटम भी फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एक सिंगल एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उन्हें दो एटम या तीन एटम को कंबाइन करके इन्वायरमेंट में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से एलिमेंट में आपके जो पार्टिकल्स हैं वो दो तरीके के पार्टिकल हो सकते हैं। जो फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे वो एटम्स कहलाएंगे और जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते जो एलिमेंट्स वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। नाउ सी दिस डेफिनेशन, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज a pure substance that contain only one kind of particles. These particles may be atoms or molecules. जैसे कि आपका आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको एटम्स के फॉर्म में हम कंसिडर कर सकते हैं या एटॉमिक एलिमेंट्स कह सकते हैं। पर जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये आपके एटम्स की फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ये H को हम H2 के फॉर्म में लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में, यानी कि इनके दो एटम्स जो हैं वो इकट्ठे कंबाइन होकर के एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। दो एटम कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए इनको हमने मॉलिक्यूल्स कहा कि ये आपकी क्या है? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते एटम के फॉर्म में। जो अभी तक हमारे पास नॉन एलिमेंट्स हैं उनकी जो टोटल काउंटिंग है वो है 118। इतने एलिमेंट्स हमारे पास एट प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ नेचुरली फाउंडेड हैं जिनको नेचर से प्रिपेयर निकाला गया है और कुछ लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके बनाए गए हैं, आर्टिफिशियली बनाए गए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की। जो एलिमेंट्स हैं आपको उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एलिमेंट्स को फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी के बेस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड के बारे में बच्चे 6th-7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। मेटल क्या होते हैं? मेटल वो होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिनके अंदर लस्टर होता है, चमक होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, जिनकी हाई डेंसिटी होती है, जिनको हथौड़े से पीटकर, हैमर से उनकी बीटिंग करके वायर्स बनाई जा सकती हैं, शीट्स बनाई जा सकती हैं, यानी कि जो मेलेबल्स होते हैं, डक्टाइल होते हैं।
जिनको जमीन पर गिराने पर या किसी चीज से स्ट्राइक करने पर साउंड आती है, स्नोरोसिटी होती है जिनके अंदर, ऐसे एलिमेंट्स को आप मेटल कह सकते हैं। नॉन मेटल क्या होंगे? नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होंगे जो प्रॉपर्टी मैंने अभी मेटल्स के बारे में बताई उनसे जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी जो शो करेंगे वो नॉन मेटल्स होंगे, यानी जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, जिनके अंदर लस्टर नहीं होगी, जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लो डेंसिटी होगी जिनकी, ब्रिटल होंगे, हथौड़े से हैमर से बीट करने पर जो टूट जाएंगे बड़े आराम से, वो क्या होंगे? आपके नॉन मेटल्स होंगे। लो डेंसिटी होगी इनकी और इनके अंदर स्नोरोसिटी भी नहीं होगी। इनका जो नॉन मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी वेरी वेरी लो होगा। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ एक प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं, कुछ एक प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करते हैं, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, यानी कि आधी प्रॉपर्टी मेटल्स की और आधी नॉन मेटल्स की। तो दोज एलिमेंट विच पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर नोन एज मेटलॉइड्स। अब इनके एग्जांपल्स की बात करें तो मेटल्स के एग्जांपल में आपके पास आ जाता है गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन, लेड, टीन, निकल, क्रोमियम, मरकरी। नॉन मेटल के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें आ जाता है आपके पास सल्फर, फास्फोरस या जितनी भी गैसेज आपके पास इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं वो सारी नॉन मेटल के एग्जांपल हैं। ब्रोमीन एक ऐसा लिक्विड है जो नॉन मेटल है। अगर मेटलॉइड की बात करें तो मेटलॉइड आपके पास हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और भी हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, ये भी क्या है आपके मेटलॉइड्स। चलिए अब हम एलिमेंट्स का टॉपिक खत्म करने के बाद हम बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या होंगे? अगर हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो एक चीज यहाँ पर सबसे पहले जो हमें जाननी है ये होती है कि जब एक से ज्यादा एटम्स को मिला दिया जाता है, वो एटम अगर सेम काइंड के होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जैसे हमने H और H को मिलाया तो क्या बन गया? आपका H2 बन गया। ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन आपने अगर डिफरेंट काइंड के एटम्स को मिक्स कर दिया, जैसे H और ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या आपने दो डिफरेंट काइंड के एटम्स को या दो डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स को, या आपने दो जैसे कि एक आपने मॉलिक्यूल ले लिया और दूसरा आपने एटम ले लिया, इस तरीके की चीज़ों को अगर आपने मिक्स कर दिया तो आपके क्या बन जाएंगे? कंपाउंड बन जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि ये जो आपके कंपाउंड बनेंगे ये भी प्योर सब्सटेंस होंगे जब इनका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल उठा के हम देखेंगे। पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर का अगर हम बात करेंगे, वाटर की H2O की, अगर इसका पूरा वाटर का एक मॉलिक्यूल मैं अगर निकाल के देखूँ तो वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस। अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग करके देखूँ तो वो दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जरूर बना है, बट अगर पूरे वाटर की बात करूंगी तो वो एक प्योर सब्सटेंस होगा। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड की डेफिनेशन इस तरीके से होगी हमारी कि कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होगा जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा आपके एलिमेंट कंबाइन करेंगे। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट हाइड्रोजन हो गया, एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो गया, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपके कंबाइन करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे। लेकिन अगर वो किसी भी रेशियो में कंबाइन करेंगे तो मिक्सचर बन जाएंगे, और अगर फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे तो आपके कंपाउंड बन जाएंगे। तो जब आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करेंगे लेकिन वो फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन करेंगे, और जिनको डिकम्पोज करने पर जो उसके कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट होंगे वो हमें मिल सकते हैं वापिस, तो वो क्या कहलाएंगे? कंपाउंड्स कहलाएंगे। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स होगा कंपाउंड का और जो कंपाउंड होगा उनके दोनों की प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। ये किस तरीके से समझेंगे? देखिए, जैसे आपने वाटर लिया, वाटर किससे लिया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन क्या है? एक वोलेटाइल गैस है। क्या है? वोलेटाइल।
गैस, यानी बहुत जल्दी जो आग पकड़ लेती है। और ऑक्सीजन क्या है, जो आग को भड़काने का काम करते हैं, यानी अगर आग लगी हुई है तो उसमें अगर ऑक्सीजन और डाल देंगे तो आग और ज़्यादा तेज हो जाएगी, फास्टली फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। यानी ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो वेरी वोलेटाइल नेचर के हैं, एक आग लगाने का काम करेगा और दूसरा उसको और फास्ट करने का काम करेगा। जबकि अगर हम पूरे मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की बात करें, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है बिल्कुल इससे डिफरेंट। वो क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, यानी कि आग बुझाने का काम करेगा। समझे कि जो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट है वाटर के, उनकी प्रॉपर्टी और जो कंपाउंड बना है उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। तभी अगर वो इन सारी कंडीशंस पे खरा उतरता है तो हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। तो फिर से देखिए, ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर in a fixed proportion by mass and which can be decomposed into its constituent element by stable chemical method। यहाँ पे वाटर को अगर आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक करना है तो स्टेबल केमिकल मेथड कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम इन कंपाउंड्स को ब्रेक कर पाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से। फर्दर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स। ओके, और फिक्स रेशियो बाय मास का मतलब क्या है, ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि दो कंपाउंड जो फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन करेंगे, उसका मतलब ये है कि जैसे हाइड्रोजन का जो मास है, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। एक बार पीरियोडिक टेबल में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी पीरियोडिक टेबल में पहली पोजीशन पे रखा गया है, और उसका मास भी क्या है, 1.008 ग्राम है। एटॉमिक यूनिट कह सकते हैं इसको, ग्राम कह सकते हैं, इतना है आपका। इसी तरीके से जब आप ऑक्सीजन की तरफ जाकर के देखेंगे, ऑक्सीजन के लिए आपका जो एटॉमिक नंबर है डेट इज 8, यानी ये पीरियोडिक टेबल में 8 पोजीशन पे रखा गया है, एंड इसके लिए जो मास है वो 15.999 है। इसको राउंड फिगर करके हम बना लेंगे 16, और ये राउंड फिगर करके हमारे पास रहेगा 1। तो यहाँ पे हम लेकर के चलते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन का मास था वो 1 ग्राम था और ऑक्सीजन का मास था जो 16 ग्राम था। अभी वाटर के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम हमने यूज किए हैं या एक मॉलिक्यूल यूज किया है, तो एक एटम का मास अगर 1 ग्राम है तो 2 एटम का मास 2 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन का हमने एक ही एटम यूज किया है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। जब इनको हम सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1:8 का रेशियो, यानी कि आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन ऐड करना होगा, तभी आपका वाटर बनेगा। अगर आपने ये रेशियो चेंज कर दिया तो आपका वाटर पॉसिबली नहीं बनेगा। अगर आप चाह रहे हो कि ऑक्सीजन तो हम 8 ग्राम ही डालें, लेकिन हाइड्रोजन अगर हम 0.5 ग्राम डाल दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए आपको 0.5 ग्राम हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा वहाँ पे, यानी कि आपका जो रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए। अगर आपने 0.5 ग्राम हाइड्रोजन लिया है तो उसके लिए सिर्फ 4 ग्राम ऑक्सीजन ही यूज होगा, और बाकी का जो आपका 4 ग्राम ऑक्सीजन है वो वेस्ट चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कंपाउंड के अंदर जब 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो उनका रेशियो बाय मास फिक्स होना चाहिए। आप उनके कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स को किसी ना किसी केमिकल मेथड अप्लाई करके, स्टेबल केमिकल मेथड अप्लाई करके डिकम्पोज कर सके, और जो उसके कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी से वो बिल्कुल डिफरेंट हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड हमारे पास क्या है। हमारे जो कंपाउंड है उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एंड सेकंड कैटेगरी थी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपके जो मेन कंपाउंड है वो कार्बन होता है, और कार्बन के साथ 2-3 एलिमेंट और होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन्स। हेलोजन्स में आपके पास आ जाएगा ग्रुप नंबर 17, जिसमें आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये एलिमेंट्स आपके होते हैं। और ये मोस्टली जो है ये एनिमल्स और प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं मोस्टली। आजकल ये लेबोरेटरी में भी बनाए जा रहे हैं। कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड कंटेनिंग एनी 2 और मोर एलिमेंट्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, और ये मोस्टली मिनरल और
आपके रॉक्स से मिलते हैं। मिनरल खनिज पदार्थ हो गए और रॉक्स चट्टानें होगी, जो आपकी चट्टानें होती है उन चट्टानों में इनको पाया जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके ये है कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आप यहाँ देख सकते हो, ब्लू विट्रॉयल है, कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, कास्टिक सोडा है, एलम फिटकरी जिसको आप बोलते हैं। ये आपके कंपाउंड्स जो हैं, ये पूरी लिस्ट जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिस्ट है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है या पढ़ोगे आप, जैसे कि आपका वॉशिंग सोडा है, क्विक लाइम है, ये सारे क्या हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात करेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर के बारे में जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत आपको कंपाउंड के ड्यूरेशन में बताया है कि मिक्सचर क्या है। जब 2 या 2 से ज़्यादा आप एलिमेंट्स को या सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं तो आपके बन जाते हैं मिक्सचर्स। यहाँ पर आपके जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं उनमें एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड को मिक्स करेंगे तब भी आपके मिक्सचर बन जाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करेंगे तब भी आपके मिक्सचर बन जाएंगे। और ये जब आप ऐड अप करोगे तो ये किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड किए जाते हैं। और यहाँ पे क्या रहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने वहाँ बताया था कंपाउंड के अंदर कि जो आपके 2 से ज़्यादा या 2 आपने जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिए उनकी प्रॉपर्टी मेन कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट होगी, जबकि यहाँ पर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे आपके मिक्सचर की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए, आपने वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दिया, किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड कर दीजिए, कोई फिक्स रेशियो तो है नहीं इसके लिए कि हमें पानी में कितना शुगर ऐड करना है। वाटर में हमने शुगर ऐड कर दिया। अब वाटर में शुगर ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया। उसको जब टेस्ट करेंगे उसमें पानी का टेस्ट भी आएगा, वाटर का और शुगर का टेस्ट भी आएगा। और डिफरेंटली अगर आप पानी पियेंगे और शुगर खाएंगे तो दोनों का टेस्ट सेम वैसे ही है जैसे कि आपने सोल्यूशन बनाने के बाद चेक किया था। तो यानी कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लिए या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड लिए उनके जो आपके प्रॉपर्टीज हैं वही सेम मिक्सचर की प्रॉपर्टीज भी हैं। फर्दर ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जो आप कंपाउंड को सेपरेट कर रहे थे वो केमिकल मेथड, स्टेबल केमिकल मेथड लगा करके सेपरेट कर रहे थे, जबकि मिक्सचर्स को हम फिजिकल मेथड लगा करके ही सेपरेट कर सकते हैं। इनके बीच में कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में हम अगर डिफरेंस की बात करें, देखिए मिक्सचर और कंपाउंड में ये हमारे डिफरेंस की टेबल है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, तो यहाँ पे फिक्स रेशियो बाय मास। ये मिक्सचर जो है होमोजीनियस नेचर के हो भी सकते हैं और ये हिट्रोजीनियस नेचर के भी हो सकते हैं, जबकि कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस नेचर के होते हैं। जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें वो क्या होंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ ही होंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की ही प्रॉपर्टी होंगी, जबकि कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी होगी वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगी। जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को सेपरेट करेंगे वो फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड लगा करके सेपरेट किए जा सकते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड को आपको सेपरेट करने के लिए केमिकल्स मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। उनमें सिंपली मैकेनिकल मेथड लगा करके सेपरेट आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, और या उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे मैकेनिकल मेथड से। दूसरी चीज़ जो इसमें है कि जब आप उनको सेपरेट आउट करेंगे तब या तो हीट या लाइट रिलीज होगी या उस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होगी। यहाँ मोस्टली जो है रिक्वायरमेंट रहती है। मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, यानी कि जो मिक्सचर बनते हैं उसमें सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, कंपाउंड के अंदर केमिकल चेंज होता है। मिक्सचर बनाते टाइम ना तो कोई हीट, लाइट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और ना ही इवॉल्व होती है, यानी ना तो उसमें नीड होती है और ना ही वहाँ पे बाहर निकलेगी एनर्जी। लेकिन जब कंपाउंड बनेंगे तो हमने जैसे ऊपर भी बात की थी, इनके लिए मोस्टली हमें हीट या लाइट एनर्जी क्या रहती है, रिक्वायर्ड रहती है। वहाँ पे एब्जॉर्प्शन या इवोल्यूशन दोनों ही हो सकते हैं। एब्जॉर्प्शन भी यानी वहाँ पे जरूरत भी हो सकती है हमें, इवोल्यूशन यानी वो प्रोसेस से बाहर भी निकल सकती है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर आर यूजुअली नॉट शार्प।
यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते, वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं जब आप उनको हीट करोगे, और जैसे जैसे हीट करते रहोगे उनकी मेल्टिंग या बॉइलिंग कंटिन्यू रहेगी। जबकि कंपाउंड जो है एक शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, जैसे वाटर का हम कहें 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल हो जाता है। मिक्सचर्स में जो टाइप की बात करेंगे, जो मिक्सचर की टाइप होती है वो दो टाइप है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ कि होमोजेनियस मिक्सचर को जब हम अपनी खुली आंखों से देखेंगे तो हमें एक ही लेयर वहाँ पे दिखाई देगी, और जबकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर में हम या तो खुली आंखों से देख पाएंगे, नहीं तो कम से कम माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखेंगे जब, तो हमें वहाँ पे दो डिफरेंट लेयर या दो डिफरेंट फेज दिखाई देंगे, तो उस मिक्सचर को हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे शुगर सोल्यूशन का या सॉल्ट सोल्यूशन का। शुगर सोल्यूशन में वाटर में शुगर ऐड कर दीजिए तो आपको एक ही फेज यूनिफॉर्म फेज थ्रू देखने को मिलेगा, या पानी में आप वाटर में आप सॉल्ट ऐड कर दीजिए तो भी आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, होमोजेनियस बनेगा। जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम सॉल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर के लिए डिफरेंट वर्ड जो यूज किया जाता है वो सॉल्यूशन यूज किया जाता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि वाटर और ऑयल का, मिल्क का। वाटर और ऑयल को आप अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं कि दो डिफरेंट लेयर फॉर्म करेंगे। जो वाटर होगा वो लोअर लेयर पे रहेगा और जो ऑयल होगा वो अपर लेयर पे रहेगा। जबकि मिल्क के अंदर आप नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो आपको वहाँ वाटरी सब्सटेंस, मिल्की वाटरी सब्सटेंस प्लस में फैट, जो फैट मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर बनाते हुए आपको दिखाई देंगे। अब जो हमारा टॉपिक बचा है, एलिमेंट को डिस्कस करते टाइम मैंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की थी, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल में। तो हम बात करेंगे एटम की। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे कि आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये एलिमेंट जो है ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, जैसे दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके, दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके, दो नाइट्रोजन एटम कंबाइन करके, तो ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एटम हमारे एलिमेंट के वो छोटे से छोटे पार्टिकल हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करवा सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। फिर बात करेंगे मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और कंपाउंड का भी हो सकता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे, अगर एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करें जो फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे तो वो है H2। ये एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ये क्या कहलाया? मॉलिक्यूल। कंपाउंड के फ्रीली एग्जिस्ट करने वाले एटम की बात करें CO2। CO2 का अगर एक मॉलिक्यूल आप उठाएंगे तो वो क्या करेगा? फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, इसलिए वो क्या है? कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। अब क्योंकि मॉलिक्यूल दो डिफरेंट टाइप के हैं, एक एलिमेंट से जनरेट हुआ और एक कंपाउंड से जनरेट हुआ है, इसीलिए उनको आगे फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक तो कहलाया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा कहलाया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में हम जैसे कि यहाँ देख सकते हैं H2, ये सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने हैं, एक ही तरह के एटम से बने हैं, इसलिए इनको होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी कहा गया। जबकि आपके जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल थे ये जो है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स से बने हैं, या कहें डिफरेंट टाइप के एटम्स को कंबाइन करके बनाए गए, इसलिए ये हेटेरो एटॉमिक और हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहलाएं। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में आप देखेंगे HF एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन से बना, HCl हाइड्रोजन क्लोरीन से बना, HBr हाइड्रोजन ब्रोमीन से बना, CO2 कार्बन और दो ऑक्सीजन एटम को कंबाइन करके बनाया गया।
अमोनिया एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करके बनाया गया। ये क्या है आपके हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है। यहाँ पे जो आप बात करेंगे एलिमेंट्स की, वो एटम्स के बेस पर उनका अलग अलग नाम भी किया जाता है, अलग अलग नेमिंग की जाती है। जैसे कि अगर 2 एटम कंबाइन है तो आप डायटोमिक कह सकते हैं, एक ही एटम है तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स मोस्टली एग्जिस्ट करते नहीं है, मोनोटॉमिक को तो हम एटम ही कह देते हैं। डायटोमिक में 2 एटम होंगे, ट्राइटोमिक में 3 एटम्स हो जाएंगे, टेट्राटोमिक में 4 एटम्स हो जाएंगे। ट्राइटोमिक एग्जाम्पल O3 है, टेट्राटोमिक का P4 है, और 4 से ज़्यादा एलिमेंट होने पर हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं पॉलीएटॉमिक। यहाँ पर मैटर से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। आई होप सो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।